इंदिरा का अग्निपथ हमारी खास पेशकश जारी है और अभी तक हमने इंदिरा गांधी के शुरुआती जीवन के बारे में, उनके बचपन से लेकर उनकी शादी तक की बात की और अब बात करते हैं उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इंदिरा ने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद होते हुए देखा तो उस वक्त उनकी उम्र थी महज 30 बरस। आजादी से जुड़ी घटनाओं की वो गवाह थी और इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने दिखा दिया कि उनकी पहचान सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की बेटी के रूप में नहीं, बल्कि वो खुद भी एक सख्त फैसले लेने वाली मजबूत नेता है। तमाम संघर्षों के बाद इंदिरा ने देश में और पार्टी में अपनी खास पहचान बना ली थी। सन 1959 से 1960 के लिए उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी से ली गई जीवन की सबसे बड़ी सीख को उन्होंने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। सीख थी, देश को समझना है तो देश घूमो। इंदिरा ने पिता के साथ देश के दौरे शुरू कर दिए और इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की बेटी से ज्यादा उनकी सलाहकार बन गईं। लेकिन ये साथ ज्यादा दिन तक नहीं चला और 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इंदिरा के लिए ये वक्त बेहद कठिन और चुनौतियों से भरा रहा। उन्हें इसी साल राज्यसभा का सदस्य चुना गया। बाद में वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाई गई। साल 1965 आ चुका था। पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला कर दिया। देश के लिए एक बार फिर मुश्किल की घड़ी थी, लेकिन इंदिरा ने हिम्मत नहीं हारी और वो जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए श्रीनगर के सीमाई इलाकों तक पहुंच गई। इंदिरा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो भारत के लिए जीती है। युद्ध खत्म होने के लगभग एक साल के बाद 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई और इस बार इंदिरा के सामने चुनौती खुद पार्टी से थी कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने इस वक्त बेहद अहम भूमिका निभाई और पार्टी की संसदीय दल की वोटिंग में इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को पछाड़ दिया। इंदिरा की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंदिरा को 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समर्थन दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी लगातार 3 बार देश की प्रधानमंत्री चुनी गईं। इस दौरान इंदिरा ने कई बड़े और दूरदर्शी फैसले लिए जो देश के खाद्यान्न और बैंकिंग क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। सन 1967 में इंदिरा ने देश में हरित क्रांति की शुरुआत की ताकि देश खाद्यान्न मामले में विदेशियों का मुंह न ताके। इसके साथ ही देश के बैंकिंग क्षेत्र में औद्योगिक घरानों का कब्जा हटाकर उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। साल 1980 तक इंदिरा गांधी ने कुल मिलाकर 27 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश के बैंकों को आम आदमी की पहुंच और सहूलियत का बैंक बना दिया। इंदिरा के इन फैसलों का असर आज भी देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और इंदिरा गांधी के मजबूत इरादों का लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है। इंदिरा के मजबूत फैसलों का ही असर है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो हमें पूरब और पश्चिम से हमेशा घेरने की कोशिश में लगा रहता था, आज 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। सन 1971 तक भारत के पड़ोस में काफी उथल पुथल मच चुकी थी।
मुक्ति वाहिनी आजाद बांग्लादेश के लिए भारत से गुहार लगा रही थी। पाकिस्तान के पूर्वी इलाके में बांग्लादेशियों पर भीषण अत्याचार हो रहे थे। पाकिस्तान से भारी तादाद में बांग्लादेशी भारत में शरण ले रहे थे। उधर पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। Now you know that India, a free nation, a country that has never reconciled herself to Pakistan, has committed taking aggression for the third time on the horn. भुट्टो को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की शह मिल रही थी। Equally, don't we really make it very clear that the war is forced on us through a means of some action in East Pakistan? An attack on East Pakistan is an attack on Pakistan as a whole. जिसके चलते 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के साथ भारत की जंग छिड़ गई। इंदिरा के लिए ये बड़े फैसले का वक्त था और फिर इंदिरा ने वही किया जिसके लिए वो जानी जाती थी। भारत ने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया और पाकिस्तान को महज 13 दिन के युद्ध में पूरी तरह से हरा दिया। Surely that the massacre there stopped, the rape stopped, the burning of villages stopped. And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, it's the worst possible type of violence. पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी को भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने अपने 90,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुटने टेकने पड़े। पाकिस्तान के समर्पण करते ही भारत एक मजबूत राष्ट्र की पहचान बन चुका था। इंदिरा के लिए ये जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद खास थी। Absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. इंदिरा की देशभक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता और बड़े फैसले का हर कोई कायल हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो को 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता करना पड़ा। इंदिरा गांधी इस जीत के बाद यही नहीं रुकी। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में देश का पहला परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया। भारत परमाणु शक्ति देश बन चुका था। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों और पाबंदियों की परवाह किए बगैर इंदिरा का ये कदम हर मायने में देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। मुक्ति वाहिनी का समर्थन करके इंदिरा गांधी ने अमेरिका के साम्राज्यवादी इरादों को खुलेआम चुनौती दे दी, तो वहीं अमेरिका की गोद में बैठा पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ था। ऐसे में पूरी दुनिया में जब इंदिरा गांधी पर चौतरफा दबाव पड़ रहा था, तो कैसे इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को सख्त लहजे में जवाब दिया, आपको वो ऐतिहासिक इंटरव्यू भी दिखाते हैं। Well, surely that the massacre there stopped, the rape stopped, the burning of villages stopped. Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerrillas? Now, mustn't you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan? Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, it's the worst possible type of violence.
But how then, without something done to control the guerrilla activity in return for greater discipline by the Pakistan army, can you secure these first steps? When Hitler was on the rampage, why didn't you say, let's keep quiet and let's have peace in Germany and let the Jews die, or let Belgium die, let France die? Would you say that was quiet? But how do you propose to bring about these first steps to control the exodus? Not for us to do. This would never have happened if the world community had woken up to the fact when we first drew their attention. ये थी इंदिरा गांधी। शायद आज की जनरेशन के बहुत से लोग, बहुत से युवा, बहुत से पत्रकार भी इंदिरा गांधी की इस बेबाकी से वाकिफ ना हो। एकदम निर्भीक, एकदम निडर। दुनिया की राजनीति में तो लोगों ने इंदिरा का लोहा मान लिया, लेकिन अपने देश में किस तरह उन्होंने अपनी राजनीति का लोहा मनवाया, आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।